इस हिसाब से पूरे इतिहास को कितने भाग में बांट लेते हैं? 3 भाग में। पहला, जिसका कि कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, इसको क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक। जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, क्या बोलेंगे उसको? प्राग ऐतिहासिक। जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, उसको क्या बोलेंगे? प्राग ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक, जिसमें मिला लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। आद्य इतिहास का माने जिसका मिला, लिखित साक्ष्य मिला लेकिन पढ़ नहीं पाए, इसको पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु घाटी की सभ्यता, उसको भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। उसको देखा गया लेकिन उसको पढ़ नहीं पा रहा है, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक समय की बात करें तो इसमें लिखित साक्ष्य मिला भी और इसको हम लोग पढ़ भी पाए। इस हिसाब से पूरे इतिहास को कितने भाग में बांटिएगा? कौन कौन सा? प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे तो प्री हिस्ट्री, इंग्लिश में बोलेंगे प्रोटो हिस्ट्री, और उसके बाद ये हिस्ट्री। हिंदी में बोलेंगे प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक माने जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला तो पढ़ेंगे कौन चीज? आद्य ऐतिहासिक में मिला लेकिन पढ़िए नहीं पाए। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक में मिला भी और पढ़ भी पाए। शुरू में जो मानव लोग आया हुआ था वो मानव नहीं, एक तरह से उसको जानवर ही समझिए। उसके पास केवल और केवल एक ही उद्देश्य था, पेट भरना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं खाना बदोश। खाना इकट्ठा हो जाए, खाना खा लें, बस, और कुछ नहीं। तो उस समय खाना खाइएगा कैसे? या तो किसी जीव की हत्या करिएगा या कंदमूल पेड़ पर जो लगेगा फल फूल वही खाइएगा। अब शिकार करिएगा, शिकार करने के लिए हथियार बनाइएगा ना, औजार बनाइएगा ना, तो औजार कौन चीज़ का बनाइएगा? उस समय कोई धातु का खोज नहीं हुआ था, पत्थर ना, पत्थर को ही पाषाण बोलते हैं। इसीलिए इस प्राग ऐतिहासिक काल को बोलते हैं पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं स्टोन एज। अब बताइए, इसके बारे में कोई लिखित मिलवे नहीं किया तो बता कैसे रहे, कैसे पता चला? तो इनके बारे में बताने वाले व्यक्ति कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये क्या थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। पुरातत्वविद के बारे में भी तुरंत समझा दिए, पृथ्वी के अंदर से जो उत्खनन करके निकालेगा उसके बारे में आपके पास नॉलेज है। जैसे पुरनका व्यक्ति को देखिए तो बहुत सारा अनुभव रहता है, उन लोग को नहीं रहता। तो इसी तरह की कई चीज़ों को वो देखते आए थे, इनको अनुभव था। किनको? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। क्या क्या थे ये? भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। पाषाण काल के बारे में इन्होंने ही बताया। अब पाषाण काल को भी 3-4 भागों में बांटा गया। एक है पूरा पाषाण काल, एकदम पूरा, एकदम प्राचीन से प्राचीन चल जाइए, पूरा पाषाण काल। इसके बाद कौन सा आया? मध्य पाषाण काल। उसके बाद कौन सा आया? नव पाषाण काल। पहले इसमें कुछ विकास हुआ, फिर इसमें कुछ विकास हुआ, फिर इसमें कुछ विकास हुआ, फिर ताम्र पाषाण काल। अभी जैसे बताए, तांबा और सबसे पहले धातु किस खोजे हुए थे? तांबा के। तो तांबा का भी औजार बनने लगा और पत्थर का भी औजार बनने लगा। इसीलिए इसको बोलते हैं ताम्र पाषाण काल। पूछा जाएगा, बताइए, मानव जाति का पालना। पता है मानव का सबसे पहले विकास जो हुआ, उत्पत्ति जो हुआ, अफ्रीका में हुआ। इसलिए मानव जाति का पालना किसको बोलेंगे? अफ्रीका को। वहीं कहेगा सभ्यता का पालना, बताइए क्या कहेंगे? एशिया को कहेंगे। मानव जाति का पालना किसको कहेंगे? अफ्रीका को। सभ्यता का पालना किसको बोलेंगे? एशिया को। और भारतीय पुरातत्व का पिता, भारतीय पुरातत्व का पिता, इनको क्या बोलते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का पितामह कहिए, कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अब आते हैं हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में। इसको बोलते हैं पैलियोलिथिक। इंग्लिश में बोलेंगे इसको पैलियोलिथिक एज, इसको बोलेंगे मेसोलिथिक एज, इसी को बोलेंगे नियोलिथिक एज, इसको बोलते हैं चैल्कोलिथिक एज। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, बताइए तो चैल्कोलिथिक एज किसको बोलते हैं? ताम्र पाषाण काल को बोलते हैं। अब जैसे अभी बताया, 30 से 40 लाख ईसा पूर्व मानव का उत्पत्ति हुआ। उसी समय से कई चीज़ें विकसित हो करके होते 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 फिर हमारा मध्य पाषाण आया। फिर इसमें भी कुछ आविष्कार हुआ, कुछ परिवर्तन आया। इसके बाद जो है आपका नव पाषाण काल आया। पहले वाला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक। इंग्लिश में भी लिख दिया ताकि कभी आपको दिक्कत नहीं। इसका पीरियड देख लीजिए, 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। क्या कहा जाता है इसको? पैलियोलिथिक एज।
इस समय मानव नहीं था, मानव क्या था? आदि मानव था। आदि मानव का माने बुझ रहे हैं? जानवर को, बंदर को देख लीजिए, वही जीवन हम लोगों का था। धीरे धीरे उसी से तो हम लोग डेवलप हुए हैं मानव के रूप में। इस समय जैसे बताए आपको कि पूरा पाषाण काल में मानव आदि मानव था, केवल उसका पेट भरना चाहिए। पेट भरने के लिए शिकार करेगा ना, तो इसका क्या काम था? शिकार करना। मनोरंजन करना है तो शिकार करता था। सब कुछ खाता पीता क्या था? तो कंदमूल, जो वृक्ष पर फल फूल लगा वही खाएगा। लेकिन इसके समय में जो एक सबसे बड़े महत्वपूर्ण चीज़ की जो खोज हुई थी, वो आग की खोज हुई थी। बचपन में आप लोग तीसरा चौथा किसी क्लास में पढ़े होंगे आग की खोज के बारे में। आप लोगों को मानव का कुछ ढांचा भी बनाया पड़ता था, और बगल में देखते होंगे स्टोन का औजार भी दिया हुआ रहता था। तो वही चीज़ है, पूरा पाषाण काल में मनुष्य का जो सबसे पहला काम था शिकार करना। मनोरंजन में भी शिकार ही करता था। मनोरंजन क्या करना? पेट भरना चाहिए, मनोरंजन होते रहेगा। खाने के मामले में फल फूल कुछ देखा तो वो खा लिया, कंदमूल देखा वो खा लिया। फिर इसके बाद इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की जो उत्पत्ति होती है वो होती है आग की। आपके एग्जाम में पूछेगा, बताइए आग की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में। समझ रहे हैं? आग की खोज किस काल में हुई थी? पूरा पाषाण काल में। सबसे प्राचीन समय में आग की खोज हुई। अब बैठे बैठे रहते रहते पेट भर लिया, कुछ करने को नहीं मिला, तब पत्थरे को तोड़ फोड़ शुरू कर दिया। जी सर। इसलिए शैल चित्रकारी, पूरा पाषाण काल में शैल चित्रकारी देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में एक रायसेन जिला है, अब्दुल्लागंज भी उसी में आता है। यहाँ पर गुफा का नाम है भीमबेटका गुफा। क्या नाम है? भीमबेटका। पूछा जाता है कभी कभी आपके जब बताइए निम्न में से कौन सा गुफा पूरा पाषाण काल से संबंधित है? क्या कहेंगे? भीमबेटका गुफा। पूछा जाएगा, बताइए भीमबेटका गुफा में जो शैल चित्र मिलता है, शैल चित्रकारी जो मिलता है, वो किस काल से संबंधित है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल? क्या कहेंगे? पूरा पाषाण काल। ये किससे संबंधित हो गया? पूरा पाषाण काल। अब इसके बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन थे? विष्णुधर वाकनकर। क्या नाम था? विष्णुधर वाकनकर। फिर से समझ लीजिए, पूरा पाषाण काल में क्या हुआ? इसमें मानव नहीं, मानव के बदले क्या था? वो आदि मानव। पेट भरना चाहिए, केवल पेट भरने के लिए आप शिकार करिएगा। शिकार के लिए औजार रखना पड़ेगा। तो मेन कम इसका शिकारे था। खेलों कूद मनोरंजनों के लिए शिकारे करेंगे, कंदमूल खाएगा, ये सब चीज़। आग की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की खोज जो हुई थी इनके समय में, वो आग की खोज हुई थी। और शैल चित्रकारी यानी पत्थर को ही तोड़ फोड़ करके उसमें चित्रकारी कर दिए, वो चीज़ हुआ था। उसका प्रमाण कहाँ से मिला है? भीमबेटका गुफा से। भीमबेटका गुफा किस जिला में स्थित है? रायसेन जिला। ये रायसेन जिला कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में है, अब्दुल्लागंज यहीं पर स्थित है। इस भीमबेटका गुफा के बारे में कौन बतलाया था? विष्णुधर वाकनकर। कौन बतलाया था? विष्णुधर वाकनकर। इस तरह से 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक आपका समय खत्म हो गया। इसी तरह से हम लोग कभी कभी बचपन में सोचते थे ये आटा गेहूं को उगाना है, फिर उसको पीसना है, फिर उसको गीला करना है, फिर उसको मुकियाना है, फिर बेलना है, फिर आग पर चढ़ाना है। इस सब चीज़ का खोज कौन किया होगा? धीरे 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 देख रहे हैं 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व, इतना इतना समय लगा कौन चीज़ करने में? ये सब चीज़ में ना समय लगा। इस तरह से आपका पूरा पाषाण काल खत्म हो जाता है। आपके एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ से पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा, बताइए मनोरंजन के रूप में क्या करता था? शिकार करता था। पूछेगा, बताइए आग की खोज किस में हुई थी? भीमबेटका गुफा किस काल से संबंधित है? पूरा पाषाण काल से संबंधित है। भीमबेटका गुफा के बारे में जानकारी कौन दिया था? विष्णुधर वाकनकर। पूछेगा, बताइए भीमबेटका गुफा ये किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश में। किस जिला से संबंधित है? रायसेन जिला। दिमाग में रहेगा इस बात? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं मेसोलिथिक। इसमें औजार बहुत बड़ा बड़ा हुआ करता था। शुरू में तो मानव जो है आग से डरता था,
ये कौंची है। मनुष्य भी डरता था, जानवर लोग तो अभी भी डरता है, उन लोग को पता ही नहीं ना है। शुरू में हम लोगों को भी डर लगता था, लेकिन धीरे 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 डेवलपमेंट होते गया, फिर समझ गया कि अच्छा आग से हम भोजन पका सकते हैं, और पका हुआ मांस खाया, स्वाद आया, पका हुआ मांस तुरंत पच भी गया। तो इस हिसाब से आग की उत्पत्ति हो गई, आग का डेवलपमेंट हो गया। फिर उसके बाद पत्थर को मार मार करके जलाने लगा। अब है मेसोलिथिक, इसी को हिंदी में बोलते हैं मध्य पाषाण काल। इसमें औजार बड़ा बड़ा हुआ करता था, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं ना था। अभी देखिएगा, जैसे जिसके पास दिमाग वो लाठी ले घूमेगा, इसके पास दिमाग है बंदूक ले घूमेगा। तो कौन होशियार हो गया? बंदूक वाला, लाठी वाला बुड़बक हो गया। इसी कंडीशन में ना भारत का सेना अंग्रेज से हार जाता था। उन लोगों के पास हथियार है, और वो हथियार के रूप में गन, हम लोगों के पास लाठी डंडा भाला। तो इन लोगों के पास बड़ा बड़ा हथियार था, क्योंकि इसके पास टेक्निक नहीं था पता। लेकिन समय बदलता गया 20 लाख से 12,000, 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व के समय को हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल। इसमें बड़ा बड़ा हथियार, अब इसमें छोटका हथियार का इस्तेमाल होने लगा। जैसे चिप पढ़ते होंगे, चिप, माइक्रो चिप, माइक्रो का माने छोटा होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है, बताइए माइक्रोलिथ एज किसको बोलते हैं? मध्य पाषाण काल को। माइक्रोलिथ एज किसको बोलते हैं? मध्य पाषाण काल का है, क्योंकि इसमें छोटका छोटका हथियार मिला है। इसमें बड़का बड़का, समय बदला धीरे धीरे, तो अब आगे छोटका हथियार पर, इसी को बोलते हैं माइक्रोलिथ। इसी वजह से ये मध्य पाषाण काल को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ एज। ठीक। इसमें जो एक ही चीज़ का विकास हुआ वो अंतिम संस्कार। इसमें मनुष्य में अब भावना आने लगा कि कोई व्यक्ति हमारे साथ में रहा है, जब चला गया तो उसके प्रति भी मोह जैसा भावना। मान लीजिए अभी किसी परिवार के सदस्य में कोई मर जाए, मर तो गए क्या हटाओ, करता है? नहीं करता है। उनसे मोह जुड़ा हुआ रहता है। तो मनुष्य में धीरे धीरे ये भावना आने लगा। जैसे अभी बात करें रोबोट की, रोबोट भी मशीन है, हम लोगों को भी मशीन ही कहिए, रोबोट को भी मशीन कहिए, लेकिन हमारे अंदर भावना है, दर्द सहने का। तकलीफ़ होगा तो तकलीफ़ तुरंत होगा, तकलीफ़ हुआ, दर्द हुआ, कोई गरियाएगा तो मन में गुस्सा आएगा, कोई प्रेम से बात बोल देगा तो मन में प्रेम की भावना आएगा किसी व्यक्ति के लिए। तो ये तो भावना हुआ। धीरे धीरे आदि मानव से मानव होते जा रहे हैं। मनुष्य में धीरे धीरे मनुष्यता की भावना आ रहा है, भावना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ रहा है, जिसको कि हम लोग कुछ महसूस कर पाएंगे, दर्द तकलीफ। तो अब इसमें जब मरने के बाद अंतिम संस्कार होने लगा। अंतिम संस्कार अर्थात जो है, कभी कभी आपके जी में पूछता है, बताइए अस्थि पंजर जो मिला है किस काल का मिला है? पूरा पाषाण का मिला है या मध्य पाषाण काल का मिला है? मध्य पाषाण काल का मिला है। अंतिम संस्कार होता था तो अस्थि पंजर भी मिलने लगा। और पूछा जाता है, बताइए अस्थि पंजर सबसे पहले भारत में कहाँ से मिला? प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में एक जगह है प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम क्या है? प्रतापगढ़। और वहाँ पर दो जगह का नाम है सराय नाहर और महदहा। क्या नाम है? सराय नाहर और महदहा। इन दोनों जगह से क्या मिला है? अस्थि पंजर मिला है। और साथ ही साथ इस यहीं पर प्रतापगढ़ में भी हड्डी के उपकरण मिले हैं, हड्डी का औजार मिला है। समझ रहे हैं? इस समय बड़ा बड़ा हथियार था, खाली पत्थरे का। पसंद करने भी तो लोग मरता होगा ना सर? मरता था। तो उसमें हड्डी को किसने किया था? इसमें बहुत पुराना समय है शायद, इसलिए इसका हड्डी जो है कुछ उस तरह से सरगल गया होगा। कार्बन 14 नहीं बताए, कार्बन 14 से ही आप पता कर पाते हैं कि इसका कब से पीरियड कहाँ से कहाँ तक रहा है। तो अस्थि पंजर कहाँ से मिला है? मध्य पाषाण काल से। अस्थि पंजर पूरा पाषाण से नहीं मिला है। अस्थि पंजर का साक्ष्य कहाँ से मिला हमारे भारत में? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में दो जगह है, सराय नाहर, महदहा। यहाँ से क्या मिला है? अस्थि पंजर। कहेगा हड्डी के उपकरण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? यही प्रतापगढ़ में ही, सराय नाहर और महदहा। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें एक और साक्ष्य मिला है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है दमदमा। क्या नाम है? दमदमा।
और यहाँ पर क्या मिला है, एक कब्र में 3-3 गो मानव, एक कब्र में 3-3 मानव का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है? दमदमा, उत्तर प्रदेश। तो दूसरे जो मध्य पाषाण काल है, इसका मतलब केवल और केवल इतना ही समझ लीजिए, मानव में अब भावनात्मक विचार आने लगा, अंतिम संस्कार जैसा होने लगा। और उसका प्रमाण जो है, अस्थि पंजर का प्रमाण आपको सरायनाहर महदहा से मिलता है। कब्र जैसा बनने लगा, एक कब्र में 3-3 मानव का कंकाल मिला, वो भी उत्तर प्रदेश में ही दमदमा जगह पर। इसके बाद जो है आपका कृषि का विकास होगा, पहिया का विकास होगा, मानव लोग अपना अस्थाई निवास बनाने लगेगा, देख रहे हैं, मनका बनाने लगेगा, खेती बाड़ी करने लगेगा, और यही सब चीज़ है। उसको आप नियोलिथिक एज भी कहते हैं, और उसी को आप उत्तर पाषाण, जैसे वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल नाम सुने हैं? वैदिक काल, उत्तर, मतलब वैदिक काल खत्म हो रहा है, वैदिक काल खत्म हो रहा था, क्या कह देते हैं उसको? उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल खत्म होते जा रहा है, लास्ट स्टेज पर है, तो क्या बोलते हैं उसको? उत्तर वैदिक काल। इसीलिए लास्ट में जो आएगा, ये आएगा नव पाषाण काल, इसी को बोलते हैं उत्तर पाषाण काल। अब पाषाण काल खत्म होने वाला है, मतलब पत्थर से बना हुआ औजार अब लगभग समाप्त होने वाला है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? उत्तर पाषाण काल कहें, नव पाषाण काल कहें, या इसी को इंग्लिश में कहें तो नियोलिथिक एज कहेंगे।